नमस्कार दोस्तों, मैं एएलपी अमित लोधी। साथियों, अगर आप भी एएलपी 2025 के CVT 1 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जिस प्रकार मैंने 74.95 अंक प्राप्त किए थे, उसी प्रकार आपको मैं अपने द्वारा सिलेक्ट किए हुए यहाँ फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो सभी कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि आप प्रकाश के कराएं, तो मैं आज प्रकाश के लेकर आया हूं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 है कि खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का होता है। किसका? लाल रंग का होता है। तो ऐसा क्यों है पूछा गया है। इसका कारण लाल रंग पूछा गया है। लाल रंग क्यों होता है? तो क्यों होता है लाल रंग? इसका कारण होता है कि जो लाल रंग होता है उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, क्योंकि जो लाल रंग है उसका जो प्रकीर्णन है, चाहे धुआं हो या कोहरा हो, उसका सबसे कम प्रकीर्णन होगा। ये पूछा गया है एएलपी CVT 1 2024 के पेपर में। यहाँ आने की संभावना रहती है क्योंकि जो साइंस है वो रिपीट होती रहती है NCERT के अंतर्गत। ठीक है, इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन है पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक, अगर अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं? तो म्यू से। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो 1 से अधिक दे रखा है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? तो जब हम किसी का अपवर्तनांक निकालते हैं तो होता है कि निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग का चाल या वेग बटे उस माध्यम में, जिस माध्यम में हमें निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल। जब हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस माध्यम का निकालना है उसका भाग लगा देते हैं निर्वात में वायु का की चाल में। वायु की चाल में कितना होता है? निर्वात में वायु की चाल होती है प्रकाश की 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मिनट में लगभग 3 लाख से ज्यादा, यानी 3 गुणा 10⁸ मीटर भागता है प्रकाश। इसका भाग लगा देते हैं। तब तो देखो म्यू 1 कब आएगा? अपवर्तनांक 1 जब आएगा जब प्रकाश का जो अपवर्तनांक है, यानी वायु में जो प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल कम रह जाए, तभी तो। यानी कि म्यू का मान कब आएगा ग्रेटर देन 1? जब मान लो नीचे वाला ऊपर वाला कुछ है 1.33 आ रहा है। ये किसका होता है? ये होता है जल का। तो ये जल का है, तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि जो जल में प्रकाश की चाल है वो निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या है? कम है। यानी कि ऊपर रखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल कम होगी तभी तो ये ज्यादा आएगा 1 से। तो इसका तात्पर्य होता है, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, ज्यादा होती है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए म्यू अगर 0 है तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि जो निर्वात में या वायु में प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर है। अगर कम आए तो पारदर्शी माध्यम में चाल ज्यादा है और निर्वात में कम है। ठीक है, जो असंभव है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला चलते हैं। यहाँ पर देखो दे रखा है स्पष्ट कि जल का अपवर्तनांक दे रखा है, कितना होता है? 1.33। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का जो वेग है, जल में प्रकाश के वेग का कितना है? 1.33 है। यानी जल में प्रकाश का वेग कम होता है अपेक्षाकृत वायु में प्रकाश के वेग के। ठीक है, ये कहां से आया? तो NCERT थे, NCERT से ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है ऑप्शन नंबर अगला है, तो यहां देखेंगे किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहां दे रखी है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपके दिमाग में इसे देखकर आएगा कि भैया हम दर्पण की फोकस दूरी निकालते हैं, किससे निकालते हैं? तो 1/f बराबर 1/b + 1/u। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया तो ये समझ लो आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ दे रखा है, देखो वक्रता त्रिज्या
क्या दे रखी है यहाँ, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो अनुपात होता है वो होता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है r, वो 2 गुणा f, यानी कि फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तब यहां से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं r/2। तो यहाँ कितनी दे रखी है वक्रता त्रिज्या, दे रखी है 3/2, यानी कि लगभग 1.5 मीटर आ जाएगी इसकी फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, लगभग 1.5 मीटर। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें इस थ्योरेटिकल को ज्यादा देखकर हमें घबराना नहीं है, केवल पूछा क्या जा रहा है और संबंध कौन सा लगा सकते हैं। ये आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूछा गया है। आगे है इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि कोई बिंब, यानी एक वस्तु की 4 सेंटीमीटर साइज दे रखा है और फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दे रखी है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो इसे हम नेगेटिव लेंगे और अवतल दर्पण की से दूरी दे रखी है, यानी कि u। फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है वस्तु को, 25 सेंटीमीटर। ये इसे भी हम माइनस लेंगे। अब क्या कर रहा है कि कितनी दूरी पर रखें, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी पूछ रहा है हम वस्तु से और यानी दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी यानी b पूछा हुआ है। तो इसमें लगाएंगे हम b, जब पूछा हुआ है तो 1/f बराबर होता है 1/b + 1/u, अर्थात यहाँ लिखेंगे तो 1/ क्या निकालना है, b, तो 1/b बराबर हो जाएगा 1/f - 1/u। अब अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पे जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ लेंगे 1/-15 और यहाँ पे माइनस है 1/u कितने लेंगे, तो u भी यहाँ पे माइनस के कितने लेंगे, 25। तो माइनस 25 यहाँ लिखेंगे और ये वाला माइनस जब आएगा तो ये वाला हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 75, यहाँ पे -5 + 3 कितना आएगा, -2/75, अर्थात -70.5 इतना आ जाएगा, कितना 1/b। तो b बराबर कितनी दूरी कितनी आएगी, तो -37.5, अर्थात ये b माइनस क्या डिनोट कर रहा है, तो माइनस डिनोट कर रहा है कि दर्पण कैसा है हमारा, तो माइनस बताएगा कि ये अवतल दर्पण है, यानी कि जो बिंब बनेगा वो दर्पण के किधर साइड बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा। इसका तात्पर्य ये होता है। आंसर ये आ जाएगा आपका 37.5। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, विद्युत रोधियों की, अर्थात जैसे लकड़ी हुआ, कागज, कांच, रबड़, ये कैसी चीजें हैं, ये विद्युत रोधी हैं। तो इनकी क्या पूछा गया, इनका पूछी गई है प्रतिरोधकता, यानी रो की वैल्यू कितनी होगी। तो रो की वैल्यू इनकी जो पेपर में दी, जो हमारे एनसीईआरटी में दी गई है, वो दी गई है -12 ओमेगा मीटर से -17 ओमेगा मीटर तक। देखो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। कितनी होती है, तो 10⁻⁸ ओमेगा मीटर से, कितनी होती है, 10⁻⁸ ओमेगा मीटर से 10⁻⁻6 ओमेगा मीटर तक। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। जबकि यहाँ दे रखा कि रबड़ हुआ, कांच हुआ, जैसे विद्युत रोधी अगर पदार्थ हैं तो उनकी प्रतिरोधकता देखिए 10⁻12 से 10⁻17 ओमेगा मीटर तक। यहाँ पर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर पिछली बार यहाँ किसकी पूछा गया है, तो पिछली बार पूछी गई है विद्युत रोधियों की, अब के पूछा जा सकता है, तो अब के पूछा जा सकता है यहाँ पे धातुओं और मिश्र धातुओं की। तो आपको ध्यान रखना है 10⁻⁸ से 10⁻6 ओमेगा मीटर तक होता है विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, आगे है एक वक्रीय दर्पण। क्या, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है। अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, मैंने ये वीडियो पहले आपको बता दिया है, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। देखो यहाँ
हम बनाते हैं एक दर्पण, यानी गोलीय दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की ओर और उत्तल दर्पण होता है बाहर की ओर उभरा हुआ। ये क्या है? ये है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए बाहर उभरी हुई होती है तो वो कौन सी होती है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ये आपके लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं जो क्लास हो रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं जुड़े हो तो अपने साथियों को जोड़ो और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की पावर +2D है, यानी 2D डायोप्टर है, तो यह क्या है? तो आपको मैंने अभी बताया, नहीं बताया तो ये देख लें कि P बराबर, यानी पावर की क्षमता होती है P बराबर होता है 1/f। तो f किस में होती है? मीटर में। किस में होती है? मीटर में। तो P कितनी दे रखी है? P की वैल्यू दे रखी है 2। तो अगर हम f निकालें तो f 1/2 आ जाएगी, और ये है मीटर में। और सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगी इतनी। 2 से हम भाग लाएंगे तो ये हो जाएगी +50 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया कि फोकस दूरी प्लस में किसकी होती है? तो फोकस दूरी प्लस में होती है हमारी उत्तल दर्पण की, जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो फोकस दूरी नेगेटिव होगी, और हमारी वी नेगेटिव होती है और यू हमारी नेगेटिव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण। इसी तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब पूछा जाए किस लेंस की पावर प्लस होती है, यानी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की, और ऋणात्मक होती है तो अवतल दर्पण की। ठीक है, आगे है, देखो यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि निर्धारित लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है? 2। इसका तात्पर्य है कि लेंस कैसा है? उत्तल है, और फोकस दूरी कितनी आएगी? तो 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर माइनस में दे रखा है तो लेंस की फोकस दूरी -40 मीटर होगी। यह लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। ठीक है, यहाँ देखो अवतल होता है। ये आपको स्पष्ट दे रखा है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जाके हमारी डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैंने लगभग 3 से 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। तो हमें जुड़े हैं हमारे वीडियो के साथ में, चैनल को फैला दीजिए अपने यारों दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, अवतल दर्पण के आसपास वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, मैं आपको बताने वाला हूं। मान लो ये एक मुख्य अक्ष है और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा क्या? अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण रखा हुआ है तो जो मुख्य अक्ष को अवतल दर्पण को टच करती है उसको कहते हैं हम पोलर, या इसको कहते हैं हम ध्रुव। क्या कहते हैं उसको? ध्रुव। उसको ध्रुव कहते हैं। और उससे लगभग यहां पर मान लेते हैं हम f, यानी फोकस दूरी। यहां मान लेते हैं हम सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस, यानी r। क्या हो जाएगी हमारी? r। यहां से यहां तक रेडियस। और मान लेते हैं यहां पर कहीं क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है। तो मान लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब कभी कोई वस्तु अनंत पर रखी हो अवतल दर्पण के सामने, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस और पोलर के बीच में, और वो भी उल्टी। अगर वस्तु यहां रखी हुई है, अगर वस्तु यहां रखी हुई है, वस्तु यहां रखी हुई है, यानी कि इस 1 नंबर पर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और पोलर के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? 1 नंबर पर, और उल्टी बनेगी। कहां बनेगी? 1 नंबर पर उल्टी बनेगी। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर वस्तु रखी है यहां 2 नंबर पर, क्या रखी है वस्तु? 2 नंबर पर, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा हमारा फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर, 2 नंबर पर, यहां उल्टी बनेगी। और अगर वस्तु कहां रखी है? सेंटर पर, तो
प्रतिबिंब बनेगा हमारा सेंटर पर और समान। अगर सेंटर पर रखिए तो सेंटर पर समान रखिएगा, अगर इन दोनों के बीच में रखिए तो यहां बनेगा, और यहां पर रखिए तो अनंत पर, यानी कि जब फोकस पर रखिए तो कहां बनेगा हमारा, फोकस अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर होगा कि यह सुनिश्चित करने के अवतल दर्पण के आसपास वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या है, वस्तु के आकार के समान है। तो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो वो सेम साइज की ही बनेगी। आगे है, कांच के प्रिज्म से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रकाश न्यूनतम कोण पर मुड़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है, क्योंकि हम रट्टा मार के जाते हैं कि लाल जो कलर है वो न्यूनतम से मिलता है, लेकिन यहाँ हम आपको समझाने वाले हैं कि मान लो ये कोई प्रिज्म है, क्या है ये कोई प्रिज्म, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई, प्रकाश की किरण जाने पर यहाँ से क्या होगा, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगी। यानी कोई इधर जा रही है, एक इधर जाएगी, फिर इधर इधर, यानी 7 रंगों में आप टूट जाएंगी। तो जब यहां से विबग्योर हम जानते हैं कांच के प्रिज्म में सबसे ज्यादा मूर्ति है वो मूर्ति है बैंगनी, और सबसे कम मूर्ति है रेड। तो इसमें रेड तो है ही नहीं है, तो आपको ध्यान रखना ये पूरा चार्ट, यानी कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी कौन सी होगी, तो मैक्सिमम होगी हमारी लाल रेड, यानी मैक्सिमम। और जब नीचे को आएंगे तो मिनिमम, तो सबसे मिनिमम, सॉरी ये उल्टा हो गया हमारा, यानी ये होगी मिनिमम और ये होगी मैक्सिमम। ये सबसे ज्यादा मुड़ेगी सबसे ज्यादा एंगल से, और ये सबसे कम एंगल से। तो इसमें कौन सा है दूसरे नंबर पर, येलो, तो इसका राइट आंसर होगा येलो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, येलो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सबसे न्यूनतम कोण पर मुड़ेगी। अगर लाल होता तो लाल होता, ठीक है, ऑप्शन में, अन्यथा क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। अब आगे है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के किधर स्थित होता है। तो अवतल दर्पण का मैंने अभी आपको इतनी बार बता दिया कि अवतल दर्पण का होगा दर्पण के आगे, यानी कहाँ होगा, दर्पण के सामने। और उत्तल दर्पण का कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का होता है उसके पीछे, यानी कि उत्तल जो दर्पण होता है वो ऐसे होता है, तो उसका बनेगा इधर वक्रता केंद्र, और अवतल दर्पण होता है ऐसे, तो उसका कहाँ बनेगा, इधर। तो अवतल दर्पण के सामने होगा और उत्तल दर्पण के पीछे होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे है, तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी होती है। तो तारों के लिए जो उत्तरदायी है परिघटना वो है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब है जब एक प्रकाश की किरण 2 या 2 से अधिक माध्यम से, यानी 2 माध्यम से, मिनिमम 2 माध्यम होने आवश्यक हैं, जब 2 माध्यम से गुजरती है तो प्रकाश की जो किरण है वो अविलंब से या तो दूर हटती है या उसके पास आती है। इस घटना को कहते हैं हम अपवर्तन। और अपवर्तन के कारण ही जो हम तारों को देखते हैं तो तारे हमें हिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है उसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हम अगर एक मतलब एक गिलास में एक सिक्कों को डाल दें तो जो सिक्का हमें उठा हुआ प्रतीत होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। या हम एक कांच के गिलास में एक छड़ी डाल दें तो वो हमें टेढ़ी प्रतीत होती है बाहर से देखने पर। इसका कारण क्या है, अपवर्तन ही है। ये अपवर्तन के मुख्यतः कुछ उदाहरण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर परीक्षा में परीक्षार्थी गलत कर देते हैं। एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण का द्वारक क्या पूछा गया है, द्वारक। तो द्वारक का मतलब है कि जो दर्पण की परावर्तक सतह है, यानी गोलाकार जो सतह होती है उस सतह का जो व्यास होता है यानी 2r, उसको क्या कहते हैं, हम द्वारक कहते हैं। अर्थात एक गोलाकार दर्पण है, इस दर्पण का ये पोर्शन है, ये क्या है, परावर्तक, यानी परावर्तित करता है प्रकाश को, यहां से इधर, यहां से इधर। तो इसको कहेंगे हम, उसके व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक।
क्या कहते हैं, परावर्तक सतह का जो व्यास होता है उसको बोला जाता है द्वारक। अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दो यार। आगे अपवर्तनांक, पिछली बार मैंने बताया था अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक होता है दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की जो चाल होती है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे करते हैं, म्यू से। अलग अलग, जैसे जल की पूछ लेता है, जल का कितना होता है 1.33 क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। ठीक है, आगे है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष, देखो एक होता है हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया होता है छोटा, यानी कि जो निकट की वस्तु को साफ देख सकता है उसको कहते हैं मायोपिया। किस लेंस से दूर होता है, उत्तल दर्पण से। जबकि अगर दूरदृष्टि होता है तो उसको अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अवतल लेंस दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं हम, हाइपर मायोपिया कहते हैं। तो इसमें निकट दृष्टि दोष पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछा जाए लेंस कौन सा है, तो लेंस होता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। और पूछा जाए अगर दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज होता है, तो अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस होगा। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।